गीजा के पिरामिड। ये नाम सुनते ही रहस्य और भव्यता की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी बयां करते हैं। सदियों से खड़े हुए ये प्राचीन पिरामिड हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इनकी अद्वितीय संरचना और विशालता हमें विस्मित कर देती है। ये पिरामिड हमें उस समय की कहानियां सुनाते हैं जो बहुत पहले बीत चुका है, और अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें बुलाते हैं। हर पत्थर, हर नक्काशी एक कहानी कहती है। मिस्र की रेत से उठते हुए गीजा के पिरामिड इंसानी दिमाग और महत्वाकांक्षा का प्रमाण हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि मानवता ने क्या-क्या हासिल किया है। इनका विशाल आकार हमें हैरान कर देता है। ये उन फिरौन की शक्ति और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं जिन्होंने इन्हें बनवाया था। ये पिरामिड उनकी अमरता का प्रतीक हैं। लेकिन इन विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ? क्या तकनीकें इस्तेमाल की गईं? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। इनके पुराने पत्थरों के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या ये सिर्फ कब्रें हैं या कुछ और भी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए अनगिनत प्रयास किए गए हैं। गीजा के पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं हैं। ये एक पूरी सभ्यता की उन्नति और उसकी सोच का प्रतीक हैं। ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी एक सभ्यता का प्रतीक हैं। एक ऐसी सभ्यता जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती थी और असंभव को भी संभव कर दिखाती थी। इनकी संरचना और डिजाइन आज भी अद्वितीय हैं। उनकी स्थायी उपस्थिति हमें मानव सरलता की शक्ति और उन रहस्यों की याद दिलाती है जो हमें समय के साथ मोहित करते रहते हैं। ये पिरामिड हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्राचीन यात्रियों से लेकर आज के पर्यटकों तक जीवन के सभी तबकों के लोग इन रहस्यमय संरचनाओं के आकर्षण से खींचे चले आते हैं। हर कोई इनकी भव्यता और रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी उपस्थिति हमारी जिज्ञासा को जगाती है, हमें अतीत के रहस्यों को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करती है। ये पिरामिड हमें सिखाते हैं कि इतिहास में झांकना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं कि गीजा के पिरामिडों के निर्माण में एलियंस का हाथ हो सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि प्राचीन मिस्रवासियों को उन्नत तकनीक और ज्ञान एलियंस से मिला था। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि पिरामिडों की अद्वितीय संरचना और सटीकता उस समय की मानव तकनीक से परे थी। कुछ पुरातत्वविदों ने भी ऐसे प्रमाण खोजे हैं जो इस विचार को बल देते हैं। हालांकि इस सिद्धांत को मुख्यधारा के वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यह विचार आज भी लोगों की कल्पना को उत्तेजित करता है। क्या वास्तव में एलियंस ने पिरामिड बनाने में मदद की थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गीजा के पिरामिडों के रहस्य और उनकी उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, और एलियंस की मदद का विचार उनमें से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कितने रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। गीजा के पठार के बीच में 3 राजसी पिरामिड खड़े हैं जो सदियों से मानवता के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हर एक का नाम उस फिरौन के नाम पर रखा गया है जिसे उसमें दफनाया गया था: खुफू, खफरे और मेनकौर। ये पिरामिड न केवल उनकी कब्रें हैं, बल्कि उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रतीक भी हैं। डिजाइन में समान होने के बावजूद इन पिरामिडों में कुछ खास विशेषताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा और सबसे पुराना है, जबकि खफरे का पिरामिड अपनी विशिष्ट स्थिति और ग्रेट स्फिंक्स के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। मेनकौर का पिरामिड सबसे छोटा है, लेकिन इसकी जटिलता और आंतरिक संरचना इसे अद्वितीय बनाती है। खुफू का महान पिरामिड तीनों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसे बनाने में लाखों चूना पत्थर के ब्लॉक का उपयोग किया गया था, जो एक विशाल संरचना बनाने के लिए सावधानीपूर्वक एक साथ रखे गए थे। इसका विशाल आकार आश्चर्यजनक है। लाखों चूना पत्थर के ब्लॉक को सावधानीपूर्वक एक संरचना बनाने के लिए रखा गया है जो रेगिस्तान पर ऊंची उठती है।
यह पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था जब इसे पहली बार बनाया गया था, और यह आज भी एक प्रभावशाली दृश्य है। सदियों तक इसने दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना का खिताब अपने नाम रखा था। यह पिरामिड लगभग 3,800 सालों तक सबसे ऊंची संरचना बनी रही, जब तक कि इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल का निर्माण नहीं हुआ। खुफू के बगल में उनके बेटे खफरे का पिरामिड है। खफरे का पिरामिड खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है, लेकिन यह अपनी विशिष्ट स्थिति और ग्रेट स्फिंक्स के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। हालांकि अपने पूर्ववर्ती से थोड़ा छोटा, खफरे के पिरामिड का स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह पास में खड़े ग्रेट स्फिंक्स द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ग्रेट स्फिंक्स अपने मानव सिर और शेर के शरीर के साथ गीजा परिसर में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। ये इस स्फिंक्स की उत्पत्ति और उद्देश्य आज भी बहस का विषय बने हुए हैं, लेकिन यह निश्चित है कि यह प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तीनों में सबसे छोटा मेनकौर का पिरामिड पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह पिरामिड खुफू और खफरे के पिरामिडों की तुलना में छोटा है, लेकिन इसका निर्माण और डिजाइन उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आकार में ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यह कम प्रभावशाली नहीं है। मेनकौर का पिरामिड अपने जटिल आंतरिक कक्षों और मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो प्राचीन मिस्रवासियों की धार्मिक मान्यताओं और दफन प्रथाओं की एक झलक पेश करते हैं। इसके जटिल आंतरिक कक्ष और मंदिर प्राचीन मिस्रवासियों की धार्मिक मान्यताओं और दफन प्रथाओं की एक झलक पेश करते हैं। इन कक्षों में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते थे, जो फिरौन की आत्मा को अगले जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए थे। ये तीनों पिरामिड अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं। प्राचीन मिस्र पर राज करने वाले फिरौन की शक्ति और महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। हर पिरामिड अपने आप में एक कहानी कहता है, जो प्राचीन मिस्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। वे पत्थर पर उकेरी गई विरासत हैं, एक ऐसी सभ्यता की याद दिलाती हैं जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गीजा के ये पिरामिड आज भी हमें प्राचीन मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता की याद दिलाते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी कहानी कभी भुलाई न जाए। फली फूली। गीजा के पिरामिडों के निर्माण में एक जटिल और समन्वित प्रयास शामिल था, जो प्राचीन मिस्रवासियों के संगठनात्मक कौशल का प्रमाण था। इसमें हजारों श्रमिकों की आवश्यकता थी, जो विभिन्न कार्यों में विभाजित थे, जैसे कि पत्थर काटना, परिवहन और निर्माण। इस प्रक्रिया की शुरुआत आसपास के स्थानों से चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक के उत्खनन से हुई थी। इन ब्लॉकों को निकालने के लिए प्राचीन औजारों का उपयोग किया जाता था। इन ब्लॉकों को फिर विभिन्न तरीकों का उपयोग करके निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। इसमें नदियों के माध्यम से जल परिवहन भी शामिल था।
चिकनी सतहों पर स्लेज और रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि संभवतः मिट्टी की ईंटों से बने रैंप ब्लॉकों को ऊपर ले जाने के लिए बनाए गए थे। यह प्रक्रिया अत्यंत श्रमसाध्य थी। रैंपों का निर्माण विभिन्न कोणों पर किया गया था ताकि ब्लॉकों को ऊंचाई तक ले जाया जा सके। यह एक जटिल इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। विशाल ब्लॉकों को उनके अंतिम स्थानों तक पहुंचाने की सटीक विधि बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन इसमें लीवर, रोलर्स और मानव शक्ति का संयोजन शामिल था। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पानी का भी उपयोग किया गया था। मानव शक्ति का योगदान इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रमिकों की टीमों ने मिलकर इन भारी ब्लॉकों को स्थानांतरित किया। एक बार जगह पर आ जाने के बाद ब्लॉकों को सावधानीपूर्वक आकार दिया गया था और तांबे के औजारों का उपयोग करके एक साथ फिट किया गया था। यह कार्य अत्यंत सटीकता की मांग करता था। तांबे के औजारों का उपयोग पत्थरों को काटने और आकार देने के लिए किया जाता था। इन औजारों की धार को बार बार तेज किया जाता था। जिप्सम और रेत से बने मोर्टार की एक पतली परत का उपयोग ब्लॉकों को बांधने के लिए किया जाता था, जिससे एक सहज अग्रभाग बनता था। यह मोर्टार ब्लॉकों को मजबूती से जोड़ता था। पिरामिडों के बाहरी आवरण को मूल रूप से चिकने, पॉलिश किए हुए चूना पत्थर से ढका गया था, जिससे उन्हें एक चमकदार सफेद रूप मिलता था। यह आवरण सूर्य की रोशनी में चमकता था। पिरामिडों के बाहरी आवरण को मूल रूप से चिकने, पॉलिश किए हुए चूना पत्थर से ढका गया था, जिससे उन्हें एक चमकदार सफेद रूप मिलता था। यह आवरण सूर्य की रोशनी में चमकता था। पिरामिडों के आंतरिक कक्षों और मार्गों को बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया था, जो मिस्रवासियों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मान्यताओं को दर्शाता है। इन कक्षों में फिरौन के शव और उनके खजाने रखे जाते थे, जो तो मिस्रवासियों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मान्यताओं को दर्शाता है। इन कक्षों में फिरौन के शव और उनके खजाने रखे जाते थे। दीवारों पर जटिल नक्काशी और पेंटिंग मिस्र की पौराणिक कथाओं और मृतक फिरौन की आत्मा की यात्रा के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये चित्रण मिस्रवासियों की धार्मिक मान्यताओं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं।